एक चीज जो मुझे कंफ्यूज कर रही थी और बहुत सारे लोगों को कर रही है, वो ये है कि जब हम देखते हैं कि लॉकडाउन था हमारा और मार्केट खराब था, उसके तुरंत बाद हमारी मार्केट ऐसे रॉकेट ऊपर शूट कर गई। ठीक है। और जब पूरी वर्ल्ड इकोनॉमी खराब पे है तो हमारी मार्केट फिर से ऊपर जा रही है। और जब चीजें ठीक होने लग गई थी तो फिर हमारी मार्केट नीचे गिर गई। तो बड़ी अजीब सी बात है कि जब चीजें ठीक होने लग जाती हैं तो हमारा मार्केट घट जाता है, और जब पूरी दुनिया में चीजें खराब चल रही होती है तो हमारा मार्केट बढ़ जाता है। तो आखिर ऐसा चल क्या रहा है इकोनॉमी में? यानी कि बहुत ज्यादा कोरिलेशन हमें बैठता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। क्या सच में आरबीआई के इंटरेस्ट रेट बढ़ाने से इकॉनमी की सारी प्रॉब्लम दूर हो जाएगी, या फिर ये एक सिर्फ धोखा है? तो चलिए समझते हैं इस एक्सप्लेनेशन में कि आखिर इकॉनमी में चल क्या रहा है और कहाँ काम करने की जरूरत है। चलिए मानते हैं कि आपकी इकॉनमी में सिर्फ 5 कंपनी है किसी सेक्टर में, और ये पांचों कंपनी एडिबल ऑयल बेचती है 100 रुपये लीटर। और इन कंपनीज को एडिबल ऑयल मैन्युफैक्चर करने के लिए रॉ मटेरियल चाहिए, जो कि इनको पड़ता है लगभग 30 रुपए का। और कई सारे रॉ मटेरियल सप्लायर हैं, हर कंपनी के फिक्स हैं जो उस कंपनी को रॉ मटेरियल देते हैं। तो यहाँ पे देख रहे इलिस्ट्रेशन में हर कंपनी का दो दो रॉ मटेरियल का सप्लायर है जो कि 30 रुपए के हिसाब से उसको दे रहा है। और इनके यहाँ कई सारे वर्कर्स हैं, फैमिलीज हैं जो इन पे डिपेंडेंट हैं, काम कर रही हैं, और फाइनली रॉ मटेरियल प्रोड्यूस हो रहा है। अब कुछ इंपॉर्टेंट इवेंट्स हमारी इकोनॉमी में होते हैं, उसके बाद कुछ सिनारियो बदलता है। क्या? नोटिस करते हैं। हमारी इकोनॉमी में जो सबसे इंपॉर्टेंट इवेंट हुआ था पहला, वो था 2016 में, जो कि था डीमोनेटाइजेशन और इंडियन बैंक्रप्सी कोड का इंट्रोडक्शन, आईबीसी। इसको इंट्रोड्यूस होने के बाद हमारी कुछ एक छोटी मोटी कंपनीज पे फर्क पड़ा और वो कंपनी बंद हो गई। बट इससे इकोनॉमी पे बहुत ज्यादा असर पड़ा नहीं, जितना राहुल गांधी चिल्लाते थे शायद उतना देखने को मिला नहीं। बट कोई बात नहीं है। फाइनली हुआ ये कि जो सप्लायर्स थे उन्होंने बोला कि भाई हमारी एक कंपनी तो बंद हो गई, उन्होंने दूसरी कंपनीज को सप्लाई करना चालू कर दिया। इकोनॉमी धीरे धीरे हमारी स्टेबल हो गई, जो झटका लगा था वो झटका फिर से ठीक हो गया, इकोनॉमी ट्रैक पे आ गई, ग्रोथ थोड़ा थोड़ा हमें मिलने लग गया और सब बोलने लगे कि वाह भाई वाह क्या बात है। फाइनली अब दूसरा एक बड़ा इवेंट हुआ हमारे साथ, वो ये कि डीमोनेटाइजेशन के बाद जो बायर कम हो गए, इंडस्ट्रीज बंद हुई, तो सप्लायर थोड़ा सा मार्केट में ज्यादा थे और इंडस्ट्रीज कम थी। तो जो रॉ मटेरियल के सप्लायर थे उनको थोड़ा सा कम दाम करके बेचना पड़ा, यानी कि जो 30 रुपए का रॉ मटेरियल बिक रहा था शायद वो 25 रुपए का बिकने लग गया। मैं एक नॉर्मल एक एग्जाम्पल देख के समझाने की कोशिश कर रहा हूं आपको कि कैसे कोई भी इकोनॉमी, डिमांड एंड सप्लाई, प्रोडक्शन, सप्लाई चेन, ये काम करता है और उससे क्या असर हो सकता है इकोनॉमी पे। हाँ, इसको एग्जैक्टली ऑयल इंडस्ट्री, एडिबल ऑयल इंडस्ट्री का रिजल्ट ना माना जाए कि ऑयल इंडस्ट्री में ऐसा हुआ एक्चुअली में। नहीं, ऐसा किसी भी इंडस्ट्री में हो सकता है। जैसे इलेक्ट्रॉनिक स्विच बना रही हैं कुछ कंपनीज, ठीक है, उनके साथ भी ऐसा हुआ कि कुछ कंपनीज बंद हो गई, सप्लायर्स बढ़ गए, रॉ मटेरियल के दाम घट गए, ऐसा उनके साथ भी हो सकता है। तो एज अ ओवरऑल हमारी इकोनॉमी में जो हुआ उसका एक खाका मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं इलिस्ट्रेशन के थ्रू कि क्या हुआ और क्या चल रहा है हमारी इकोनॉमी में। एनीवेज, तो अब यहां पे सब कुछ बढ़िया है, बट चूंकि सप्लायर कम हो गया एक ऑयल का, तो जो बचे हुए लोग थे उन्होंने थोड़ा सा एडिबल ऑयल का दाम बढ़ा दिया। तो जो 100 रुपए लीटर एडिबल ऑयल मिल रहा था वो 130 रुपए एडिबल ऑयल मिलने लग गया। चलिए, इससे कोई खास फर्क नहीं पड़ा। बट देन 2017 में हमारे पास इंट्रोड्यूस हुआ जीएसटी जुलाई में, और जीएसटी इंप्लीमेंट होने के बाद वो कंपनीज जो टैक्स चोरी कर रही थी, सरकार को टैक्स नहीं दे रही थी, और जिनका प्राइस डिफरेंस
जेनरिक गुड का और ब्रांडेड गुड का सिर्फ जीएसटी वगैरह के कारण चल रहा था, वो सब बंद हो गए। बात स्वाभाविक है कि एक इलेक्ट्रॉनिक पंखा जो कि उस कंपनी से आ रहा है जो एसएमई है, स्मॉल मीडियम स्केल है, जो छोटे स्केल पे प्रोड्यूस करते हैं, उनका बहुत बड़ा ब्रांड नहीं है, तो वो लोग जो हैं थोड़ा सा सस्ते में बेच रहे थे और जो बड़ी कंपनीज थी वो महंगे में बेच रही थी। तो दोनों के रेट में डिफरेंस था और इस डिफरेंस के कारण वो बेच पा रहे थे। बट जीएसटी इंप्लीमेंट होने के कारण वो जो रेट्स में डिफरेंसेस थे वो कम हो गए और ब्रांडेड और जेनरिक गुड्स जो हैं दोनों ऑलमोस्ट सेम दामों पे आने लग गए मार्केट में। तो इसलिए जेनरिक गुड के पास फंड नहीं है, जो जेनरिक गुड्स बना रही है कंपनी उनके पास फंड नहीं है, उनके पास उतनी स्केल पे प्रोडक्शन नहीं है कि वो प्रोडक्शन का कॉस्ट कम रख सके, ठीक है, और प्राइसेस को कम रख सके या कॉम्पिटिटिव रख सके। तो फाइनली ये जो कंपनी है वो सारी की सारी बंद हो गई। तो जीएसटी इंप्लीमेंट होने के बाद छोटी मोटी जो कंपनीज थी जो रेट मैच नहीं कर पा रही थी बड़ी कंपनीज के साथ, वो बंद हो गई। और इससे ये फर्क पड़ा कि जो सप्लायर्स थे कुछ वो भी भाग गए। ऐसा नहीं था कि वो सारे सप्लायर सप्लाई कर रहे थे, क्योंकि रेट्स काफी कम मिलने लग गए सप्लायर्स को कंपनीज से। हावेवर अब बात यह रही कि चूंकि सप्लायर्स भी कम हो गए और इंडस्ट्रीज भी कम हो गई, तो कहीं ना कहीं वो बैलेंस आउट हो गया और जो रॉ मटेरियल था वो वापस से शायद 30 रुपए पे मिलने लग गया। तो यहां पे कुछ सप्लायर्स भी बंद हुए, कुछ प्रोड्यूसर्स के साथ साथ। अब दो कंपनीज मार्केट में बच रही है जो कि सारा माल रॉ मटेरियल उठा रही है मार्केट से और एडिबल ऑयल आपको बेच रही है। चूंकि छोटे छोटे कॉम्पिटिशन्स खत्म हो गए इंडस्ट्री में, अब बड़ी कंपनीज के पास मौका है अपना दाम लेने का। तो एडिबल ऑयल के दाम फिर से बढ़ के 160 हो गए। अब तीसरा एक बहुत इंपॉर्टेंट इवेंट आया जिससे हर कोई अफेक्टेड हुआ, वो था कोविड का लॉकडाउन। कोविड लॉकडाउन के बाद कई सारी और कंपनीज बंद हुई, ठीक है, इंडस्ट्री में फर्क पड़ा। वहां पे बात ये हुई कि सरकार इंडस्ट्रीज को सपोर्ट करे, थोड़ा सस्ते पे लोन्स अवेलेबल करवाए, बहुत ज्यादा इंटरेस्ट रेट को कम किया गया, मार्केट में पैसा सप्लाई किया गया, सस्ते में लोन अवेलेबल्स कराए गए ताकि ये इंडस्ट्री सर्वाइव कर जाए और हमारा इकोनॉमिक साइकिल चलता रहे, हमारी इकोनॉमी ग्रोथ बढ़ती रहे। तो कोविड के बाद हमें जो है यू शेप या वी शेप इकोनॉमी में रिकवरी मिली, क्योंकि गवर्नमेंट ने पैसा बहुत सस्ते में अवेलेबल करवाया। अगेन मॉनेटरी पॉलिसी उस वक्त भी बहुत इंपॉर्टेंट रही। हावेवर अब हुआ ये कि कोविड लॉकडाउन के बाद भी कुछ इंडस्ट्रीज बंद हो गई। तो जो इंडस्ट्रीज बंद हुई उसका फर्क ये हुआ कि जो सप्लायर्स थे वो भी उनके साथ साथ कुछ बंद हो गए और ये सप्लायर जो बचे वो एक अकेली कंपनी को, या आप कह सकते हैं कि भाई थोड़ी बहुत दो चार इंडस्ट्रीज बची होगी, क्योंकि मैं एग्जांपल देने की समझाने की कोशिश कर रहा हूं। तो अकेली जो कंपनी है बची, इसको ये सारे के सारे रॉ मटेरियल सप्लाई करने लग गए। अब अकेली कंपनी अगर बच रही है तो स्वाभाविक सी बात है, या एक दो कंपनी बच रही है तो रॉ मटेरियल सप्लायर्स को सही दाम नहीं देगी, वो उसका फायदा उठाने की कोशिश करेगी, बोलेगी बेटा माल जिसको बेचना है बेचो, हम तो इसी रेट पे खरीदने वाले हैं। अब सप्लायर बेचारा बड़ा परेशान कि भाई 30 रुपए का माल हमें 20 रुपए में देना पड़ रहा है या 40 रुपए का माल 20 रुपए में देना पड़ रहा है। उधर जो फिनिश गुड्स है यानी कि जो एडिबल ऑयल है वो 200 रुपए लीटर का बिक रहा है, बट हमसे कच्चा माल जो है 20 रुपए का लिया जा रहा है। तो वो हो हल्ला करते हैं, शोर मचाते हैं, बट उससे फर्क तो पड़ना नहीं है क्योंकि दिस अ बिग कॉर्पोरेट। अब वही अकेला खरीदार बचा है, तो क्या करोगे? तो यहां पे परेशानी चालू हुई, यानी कि आमदनी कम हो गई आम जनता के पास, जिससे वो खर्चा नहीं कर सकती। जॉब्स कम हो गए क्योंकि जो एसएमईज थी वो सारी की सारी बंद होने लग गई। जो हमारे पास अनऑर्गेनाइज सेक्टर है, ठीक है, वो बहुत बड़ा एक एम्प्लॉयमेंट जनरेट करता है इंडस्ट्री में, ठीक है, हमारी इकोनॉमी में। तो जो अनअकाउंटेड अनऑर्गेनाइज्ड जो छोटे छोटे एसएमईज थे वो बंद होने लग गए। सरकार ने कोशिश करी कि भाई स्टार्टअप इंडिया लेके आए, लोगों को बोले कि और इंडस्ट्रीज खोलो और लोगों को रोजगार दो,
बट शायद कहीं ना कहीं वो उससे बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि बहुत सारे आधारभूत संरचनाएं चाहिए जिससे कि बिजनेस किसी भी इकोनॉमी में सरवाइव करे। एनीवेज, तो अब हुआ ये कि कंपनी एक बची, सप्लायर से रेट कम ले रहे हैं, माल आपको ज़्यादा पे बेच रहे हैं, क्योंकि इकोनॉमी में थोड़ी सी मोनोपोलिस्टिक सिचुएशन हो गई, यानी कि यहाँ पे कंपटीशन इज बीइंग killed right now, यानी कि we are moving towards a more serious capitalistic economy where hardly one or two company will control everything। यहाँ पे हमें एक असर और देखने को मिलता है, वो ये है कि हमारा जो स्टॉक का प्राइस है वो भी हमारा बढ़ता है कंपनी का। तो अब यहाँ पे ये चीज़ तो क्लियर हो रही है कि बॉस, अगर सिर्फ बड़ी कंपनीज मैन्युफैक्चरर हैं जो लिस्टेड हैं, अगर उनकी सेल्स बढ़ जाती है, उनके क्वार्टरली रिजल्ट्स अच्छे आने लग जाते हैं, तो उनके शेयर्स की कीमतें बढ़ेंगी। पर सोचने वाली बात ये है कि एक ऐसी इकॉनमी जो बहुत अप्स एंड डाउन से चल रही है, कोविड का प्रॉब्लम, जीएसटी का प्रॉब्लम, डिमोनेटाइजेशन का प्रॉब्लम, एम्प्लॉयमेंट का प्रॉब्लम और भी कई सारे, क्योंकि इनको कोई प्रिडिक्ट नहीं कर सकता था कोविड वगैरह को, उसके बावजूद इन कंपनीज की सेल्स बढ़ गई, प्रॉफिट बढ़ गया। तो कहीं ना कहीं इसका एक रीजन है कि कंज्यूमर शिफ्ट हुआ है छोटी कंपनी से बड़ी कंपनी में। ऐसा इसलिए भी हो सकता है कि छोटी कंपनीज अब सप्लाई कर ही नहीं रही है। तो ये एक बहुत बड़ा रीजन है हमारा यहाँ पे मार्केट में प्राइसेस बढ़ने का, इन्फ्लेशन का। अब ये जो इन्फ्लेशन है हमारा, इट इज अ सप्लाई साइड इन्फ्लेशन। दिस इन्फ्लेशन इज ड्यू टू सप्लाई, दिस इज नॉट ड्यू टू डिमांड, कि लोगों के पास बहुत पैसा और वो ज़्यादा खरीद रहे हैं, ज़्यादा कंजम्पशन कर रहे हैं और इसलिए उनको प्रॉफिट आ रहा है। नाउ सो द ग्राउंड रियलिटी इज दैट पहले एक कंपनी, ये जो बड़ी कंपनी बची, 100 रुपए का एडिबल ऑयल बेच रही थी, मान लेते हैं 6 लोगों को या 600 लोगों को। अब वही कंपनी आज की तारीख में एडिबल ऑयल बेच रही है 200 रुपए लीटर, और वो भी 1200 लोगों को या 12 लोगों को। तो स्वाभाविक है कि ये कंपनी बहुत ज्यादा प्रॉफिट बनाएगी। अब यहां पे जितनी भी बड़ी कंपनीज हैं, दैट विल शो इंक्रीज इन प्रॉफिट एंड द स्टॉक मार्केट विल गो अप। नाउ यहां पे एक छोटा सा मैं एग्जाम्पल देख के आपको समझाता हूं कि नॉर्मल इकोनॉमी में क्या होता है और अभी जो इकोनॉमिक कंडीशन है उसमें क्या परेशानी देखने को मिल रही है। तो नॉर्मल इकोनॉमी में हम देखें तो अगर इन्फ्लेशन हमारा घटता है तो हमारी जो जीडीपी है वो भी घटती है। क्यों? क्योंकि इन्फ्लेशन घटने का मतलब है कंजम्पशन नहीं है, और कंजम्पशन नहीं है तो डिमांड नहीं है, और डिमांड नहीं है तो ऑब्वियस सी बात है सेल्स नहीं होगी और धीरे धीरे हमारा जीडीपी कम होगा। क्योंकि जीडीपी में 4 पार्ट होते हैं: गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, कंज्यूमर स्पेंडिंग, सेविंग्स एंड एक्सपोर्ट इंपोर्ट। तो कंज्यूमर स्पेंडिंग्स अगर कम होगी तो स्वाभाविक सी बात है इन्फ्लेशन कम होगा और हमें जीडीपी घटता हुआ दिखाई देगा किसी भी नॉर्मल इकोनॉमी में। बट अगर हम ये देखें कि हमारा इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, एट द सेम टाइम हमारा जीडीपी भी हमें बढ़ता हुआ दिखाई देगा, तो ये किसी भी नॉर्मल इकोनॉमी में आपको ये सिचुएशन दिखाई देगी। बट आज की डेट में जो सिचुएशन देखने को मिल रही है, that is bad economics, where your inflation is increasing day by day and your GDP is reducing। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं है कि ये जो इन्फ्लेशन है that is not because of the demand side, this may be because of the supply side problem, and monetary policy stand alone cannot solve this problem। कि RBI जनरली इस सिचुएशन में क्या करेगा? RBI इन्फ्लेशन बढ़ रहा है तो इंटरेस्ट रेट को बढ़ा देगा, इंटरेस्ट रेट को बढ़ाने से डिमांड थोड़ी सी कम हो जाएगी और इससे इन्फ्लेशन हमारा थोड़ा सा कम हो जाएगा।
देखिए ये फॉर टाइम बिंग, छोटे टाइम के लिए ऐसा होगा, ठीक है, और बट फाइनली दिस स्ट्रैटेजी विल फेल. Now, why this strategy will fail? Because it will further reduce the GDP. The prices in long run will not reduce. जो इन्फ्लेशन कंट्रोल करने के लिए आरबीआई का मेजर है वो आपको परेशानी करेगा. लॉन्ग रन में प्राइस का इन्फ्लेशन कंट्रोल भी नहीं आएगा, वो वापस से भाग जाएगा, क्योंकि यहाँ पे सिचुएशन मोनोपोलिस्टिक या कैपिटलिस्टिक बहुत ज़्यादा हो रही है और एसएमईज मार्केट में कंपटीशन नहीं दे रही हैं. सिर्फ एक ही दो कंपनी बची हैं जो सारा सप्लाई कर रही हैं. तो ये जो सिर्फ मॉनेटरी पॉलिसी सॉल्यूशन है दैट विल नॉट हेल्प आउट. अब यहाँ पे होता ये है कि प्राइस चूंकि ऑलरेडी हाई है and increasing interest rate will reduce the demand, that will control the inflation for short term, but it will not reduce the prices. Why it will not reduce the prices? Because जो हमारा प्रोड्यूसर है, मैन्युफैक्चरर है, वो बोलेगा कि बॉस इंटरेस्ट रेट बढ़ गया, इससे कंज्यूमर भाग गए, बट फिर भी मेरे को दिक्कत नहीं है. क्यों दिक्कत नहीं है? क्योंकि मैं आज भी जो है 6 लोगों को या 5 लोगों को 200 रुपए का तेल बेच रहा हूं, जो तेल मैं पहले 100 रुपए का बेच रहा था. तो आज भी मेरा प्रॉफिट ऊपर ही है और साथ में मेरे को रॉ मटेरियल का जो कॉस्ट है वो भी सस्ता पड़ रहा है. तो इंटरेस्ट रेट बढ़ाने के बावजूद कंज्यूमर की डिमांड कम हो जाएगी. इससे शॉर्ट रन के लिए हो सकता है कि हमारा इन्फ्लेशन कंट्रोल में आ जाए, बट अल्टीमेटली जो प्रोड्यूसर है ही विल नॉट बी मोटिवेटेड टू रिड्यूस द प्राइस, क्योंकि उसको अच्छा खासा प्रॉफिट आ रहा है और उसकी सेल्स अभी भी बढ़ रही है और आगे भी बढ़ेगी, क्योंकि इवेंचुअली जो कस्टमर भागे हैं वो कब तक तेल नहीं खाएंगे, कब तक कंज्यूम नहीं करेंगे. सो द इन्फ्लेशन विल नॉट बी इन कंट्रोल विद जस्ट राइजिंग इंटरेस्ट रेट. एक बात मैं साफ साफ करना चाहूंगा कि नॉट ऑल प्रॉब्लम्स कैन बी सॉल्व्ड बाय मॉनेटरी पॉलिसी. सो टू create a better business environment, we need to implement certain policies. Like we have to work on GST, we have to reduce taxes. Otherwise हमारा जो इकोनॉमी है वो दोबारा से रोलर कोस्टर राइड पे ही चलेगा. तो हमारी एक इकोनॉमी जो स्टेबल चल रही थी एक स्टेबल ग्रोथ रेट के साथ, वो बहुत ज़्यादा कभी ग्रोथ रेट घट जाएगा, कभी बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, फिर से कभी घट जाएगा, फिर से बढ़ जाएगा. क्योंकि हम क्या कर रहे हैं कि जब बढ़ जाता है तो उसको घटाने की कोशिश करते हैं और बहुत ज़्यादा घट जाता है तो फिर उसको बढ़ाने की कोशिश करते हैं. वी आर नॉट ट्राइंग टू स्टेबलाइज द इकोनॉमी. एंड स्टेबलाइज कोई भी इकोनॉमी सिर्फ मॉनेटरी पॉलिसी के बदौलत नहीं होती है. So we have to work on reducing taxes. We have to provide affordable interest rate to small businesses, maybe some tax soaps or maybe some kind of subsidies on interest rate. We have to improve banking environment. We have to improve IBC, Indian Bankruptcy Code. We have to give tax soaps to distressed companies जो financially distressed हैं या नई कंपनीज हैं, उनको हमें टैक्स सोप्स देना चाहिए. जो ज़्यादा जॉब क्रिएट कर रही है मार्केट में उनको कुछ बेनिफिट्स एक्स्ट्रा देने चाहिए. ईज ऑफ डूइंग बिजनेस एंड फॉर्मेलिटीज एंड कंप्लायंस शुड बी इम्प्लीमेंटेड. देखो एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है हमारा ना, 1990 से पहले था लाइसेंस राज. ठीक है, हर काम के लिए हमें लाइसेंस लेना पड़ता था. आज की डेट में भी सिचुएशन कुछ ऐसा ही है कि लाइसेंस नहीं लेना पड़ता, बट कंप्लायंसेस इतने ज़्यादा हैं कि एक छोटी कंपनी कहीं ना कहीं चूक करेगी, गलती करेगी और उसको मैनेज करना बिजनेस को उसके लिए बहुत टफ होता जा रहा है. उसके अकाउंटिंग के खर्चे, उसके सीए के खर्चे, उसके फाइलिंग के, ये सब बढ़ते जा रहे हैं. तो एक छोटे बिजनेसमैन के लिए बिजनेस करना थोड़ा सा मुश्किल होता जा रहा है. सो जो कंप्लायंस एंड फॉर्मेलिटीज हैं उसको थोड़ा सा ईज करना पड़ेगा. एक्सपोर्ट इंपोर्ट, ठीक है, इसको भी हमें ईज करना पड़ेगा. वी हैव टू क्रिएट हेल्दी कॉम्पिटिटिव इन्वायरमेंट. अगर मोनोपोलिस्टिक सिचुएशन हो रही है इकोनॉमी में, सो वी हैव टू कंट्रोल दीज बिग conglomerates, corporates. We have to help small companies so that
उनको ये बड़ी कंपनी इट्स लाइक दे डोंट किल देम विथ कंपटीशन. And then we also have to give some, we have to create some special codes जो कि फाइनेंशियल फ्रॉड, बिजनेस रिलेटेड फ्रॉड या अग्रीमेंट रिलेटेड चीज़ें, बिजनेस रिलेटेड डिसीजंस थोड़ा क्विकली निपटाए. क्योंकि अपने यहाँ क्रिमिनल केसेस की तो डेट तुरंत मिल जाती है, बट सिविल केसेस को उतना वैल्यू नहीं दिया जाता है. सिविल केस बहुत लंबा चलते हैं, और बिजनेसमैन को अगर कोई फ्रॉड से बेचारा दुखी हुआ है तो उसको न्याय मिलने में बहुत टाइम हो जाता है. तो जो फाइनेंशियल फ्रॉड्स हैं उनको बहुत ज़्यादा तजब्बो नहीं दी जाते अपने इंडिया में. तो लोग की उम्र गुजर जाती है, बेचारे 40 साल तक लड़ते हुए बुढ़े हो जाते हैं, मर जाते हैं. मतलब यहाँ लगता ही नहीं है कि भाई ज़िंदगी की, समय की और पैसे की कोई वैल्यू है. तो क्रिमिनल केसेस आर ऑन स्पीडी ट्रायल, बट civil cases should be also given little good priority, especially in case of financial frauds or business frauds. So these are some of my inputs which I'm giving here. Hopefully things will improve someday. But जो situation है अभी, इस वीडियो के बाद आपको ये समझ में आ गया होगा कि it is of supply side problem, जिसके कारण हमें कहीं तो बहुत ज़्यादा रोजी पिक्चर दिख रही है, बहुत अच्छा दिख रहा है, और कहीं कहीं एक्चुअल में भीतर से जो जख्म है वो और गहरा होता जा रहा है. तो अगर ये वीडियो पसंद आए और दोस्तों को आप इकोनॉमिक्स थोड़ा सा समझाना चाहते हैं तो उनको भी शेयर कीजिए, थोड़ी समझ आएगी. और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए. दोस्त बताइए मुझे कि भाई अगले टॉपिक पे आप क्या चर्चा करना चाहते हैं, या आपका अपना राय क्या है, आपकी अपनी राय क्या है इस सिचुएशन में. आप क्या कहना चाहते हैं कि इकॉनमी में क्या चल रहा है, ये मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए. मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, सी यू सून.